हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 9/11 की न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, 9/11 मैंने इसलिए बोला क्योंकि यूएसए में मंथ को आगे और डेट को पीछे लिखा जाता है बाद में। तो 9/11 के दिन ही आज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था। यूएसए के टेररिस्ट ने क्या किया था, प्लेन्स को हाईजैक कर दिया था, है ना। तो हम 11 सितंबर की ही न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। तो और एडिटोरियल्स भी हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल। वर्चुअल समिट्स हो रही हैं और काफ़ी स्टैंड ऑफ वगैरह चल रहा है। राफेल का जो इंडक्शन हुआ है फॉर्मली, वो सब चीज़ें हो गई हैं। सो एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया भी आपको न्यूज़पेपर रेगुलरली सुनना चाहिए, देखना चाहिए। अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का और आप अगर एस्पिरेंट है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो यू शुड मस्ट लिसन। एंड आपको क्या देखना चाहिए, एंटायर वीडियो रेगुलरली सुनना चाहिए। ठीक है, तभी आपका जो पूरी तरीके से जो आप रेडी हो जाएंगे करंट अफेयर्स और साथ साथ स्टैटिक पार्ट के लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना है। और अभी मेरी आवाज़ मैं काफ़ी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं तेज़ बोलूँ, लाउड बोलूँ, लेकिन अगर बीच में आवाज़ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है तो उसके लिए पार्डन। ठीक है, और आप थोड़ा सा यार देख लेना, अपनी साइड से आप कर लेना, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पेंगोंग फिंगर्स हॉट अप है, स्क्रैम्बल फॉर हाइट्स एज पीएलए मैन मास ऑन रिच, इंडिया सेंड्स मोर ट्रूप्स। तो यहाँ पे पेंगोंग का जो साउथ बैंक था, वहाँ पे हमने देखा था कंटेंशियस स्टैंड ऑफ चलता ही जा रहा था। अभी जो है यहाँ पे आज मैं 2 न्यू पोस्ट के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस की यही खासियत है कि इसमें जो भी लोकेशंस होती हैं, कुछ भी होता है वो सबसे पहले आ जाता है ना। द हिंदू और जो बाकी के न्यूज़पेपर है वो भी इतनी जल्दी इसको कवर नहीं करते। तो यहाँ पे जो 2 लोकेशंस है वो न्यू आई है। अभी तक हमने गोगरा देखा, गोगरा पोस्ट, या फिर हमने गलवान रीजन के बाद हमने एक ब्लैक टॉप को अभी हमने जैसे कैप्चर किया है। ठीक है, ब्लैक टॉप। अब ये जो फिंगर 4 वाला जो एरिया दिख रहा है, लेट्स जूम इन। फिंगर 4 वाला जो एरिया है, ठीक है, ये रिजेस है पेंगोंग सो के जो नॉर्दर्न बैंक है, यहाँ पे ये फिंगर्स टाइप के शेप है। तो फिंगर 1 टू फिंगर 8 है। ठीक है, यहाँ पे इंडियन साइड ऑफ एलएसी, इधर क्या है, चाइनीज साइड ऑफ एलएसी। तो ये जो फिंगर 4 वाला जो पार्ट है, तो इसके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जो नकल है। नकल मतलब क्या होता है कि जो बोन से जो फिंगर्स होती है, फिंगर्स को जो क्या करता है, कनेक्ट करती है। ठीक है, आपके हैंड से, तो उसको नकल बोलते हैं। तो इस नकल को क्या बोलते हैं, ग्रीन टॉप। ठीक है, ग्रीन टॉप बोलते हैं। यहाँ पे पीएलए के जो ट्रूप्स है वो डिप्लॉय हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेशन है पीएलए के टॉप, और यहीं पे क्या चल रहा है, मेन स्टैंड ऑफ साइट ये है। अब यहाँ से इनको बिल्कुल डोमिनेंट व्यू मिलता है। जो इंडिया की एक पोस्ट है, धन सिंह थापा पोस्ट, ठीक है, जो फिंगर 3 है। ठीक है, ये जो फिंगर 3 है ना, तो फिंगर 3 के यहाँ पे वेस्ट में इनको यहाँ से एक डोमिनेंट व्यू मिलता है कि ये देख सकते हैं। तो इनका धीरे धीरे ये हो सकता है कि यहाँ से हमारे जो जवान है उनको कट ऑफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे ही उनके तरफ से स्टेप उठाया जा सकता है। ठीक है, पीएलए के ट्रूप के द्वारा। अब जो ये ग्रीन टॉप मैंने बताया, ठीक है, ग्रीन टॉप से 1 किलोमीटर नॉर्थ पे एक और हाइट है। ठीक है, 1 किलोमीटर नॉर्थ अगर जाएंगे तो यहाँ पे एक और हाइट है, इसको क्या बोलते हैं, पिंपल। ठीक है, तो पिंपल स्किन वाला पिंपल नहीं है, ये वाला पिंपल है, और इसे भी पीएलए ने ही ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो हम क्या करना चाहते हैं, फिंगर 3 के टॉप में जाना चाहते हैं। और हम भी इधर हमने 2 अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन ये जो पीएलए के ट्रूप्स है ये हमको प्रिवेंट कर देते हैं बार बार, है ना। तो यही मुझे न्यू चीज़ बतानी थी। एंड चाइनीज़ हैव कम इन 8 किलोमीटर। हम यहाँ पे पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन अभी नहीं कर पाते हैं। और ट्रूप्स डिगनस चाइनीज़ मेक बिड टू मूव फर्दर वेस्ट एट 4, है ना। बाकी तो फिर बिट क्लैरिटी मैं एक बार आपको एक लेट मी शो यू अ वीडियो, तो आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी उसकी। एक बार वॉल्यूम अपने थोड़ा सा कम कर लो ताकि आपको परेशानी ना हो ज़्यादा। तो ये जो अभी डिफेंस मिनिस्ट्रियल लेवल की जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद सेकंड मीटिंग हुई है, 2 घंटे की फिर से हुई है। ठीक है, एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, वांग यी चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर, उनके साथ। तो ये उसी पे है। They're close to the Chinese positions at vantage points. This gives India a clear edge in the standoff. Let me explain. This is the area we're talking about. This is where the standoff is on. The Fingers area in the north bank of the Pangong Tso. It looks like the palm of your hand, the hills and mountains. They look like fingers from a satellite, which is why it's called the Fingers area. There are 8 of them there, 8 fingers. The area between finger 4 and finger 8 is called the grey zone.
India stakes claim over this territory, and this is where the Chinese soldiers have stationed themselves. Now, India wants China to vacate this area. It wants the PLA troops to move back to the Chinese side of the border. That's beyond Finger 8. Before the month of May, both sides operated on a basic understanding. Neither India nor China will cross the LAC. Neither side will enter the grey zone. But China broke that understanding. It breached the red line. It violated the agreement. Now it's trapped. India has gained a tactical edge on Finger 4. On the Indian side of the LAC, you can see some hills. These are the dominating heights. The Indian soldiers have now taken positions here, and this gives India the upper hand. They can keep track of the movements of Chinese soldiers and thwart any attempt at intrusion. Why is this development so significant? Because the PLA was stepping up its deployments. We told you about this last night. The Global Times had reported that China is pulling bombers, air defense troops, paratroopers, and more from different parts of the country. They're all being deployed along the Indian border. Yesterday, India and China held another round of military-level talks. The meeting went well beyond 4 hours, but it yielded nothing. Both sides are expected to hold more military-level talks, but China's response to India's deployments has been very aggressive. Earlier this week, we'd shown you how Chinese soldiers turned up at the LAC. They were carrying batons, spears, and sticks. Some PLA soldiers even had a guandao, a traditional Chinese sword. These pictures. तो ये हमने देख लिया वो क्या क्या इतने शार्प मतलब वेपन्स लेके वहाँ पे हैं. हमारी इंडियन आर्मी ने वो पोस्ट किया था पिक्चर्स जो थी उनकी, है ना. और ये क्यों इतना सिग्निफिकेंट है ये एरिया हमारे लिए. तो ये सब चीज़ें हमने देखी. एंड जयशंकर एंड वोंग होल्ड डायरेक्ट टॉक्स फॉर मोर देन 2 hours इन मॉस्को. तो यही है कि अभी हमने देख लिया कि इसका कोई यूज़ नहीं था. यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अभी डिफेंस मिनिस्टरियल टॉक हुई थी, उसके बाद अभी फॉरेन मिनिस्टर की टॉक हुई. तो यहाँ पे ये कब ये इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 2001 में. 15 जून 2001. 2003 से ये फोर्स में आया था, ठीक है. 2003 से फोर्स में आया था. क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं. S5 कंट्रीज इसे बोला जाता था, क्योंकि पहले जो शंघाई 5 है इन्होंने मतलब जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, तो इन्होंने क्या किया था चाइना के साथ मिलकर ये बनाया था. और फिर उज्बेकिस्तान, फिर इंडिया, पाकिस्तान ने 2017 में इसको ज्वाइन किया था, ठीक है. और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में नहीं है, ठीक है. शंघाई में नहीं है, ये याद रखना. ये कहाँ है? बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है. और दूसरा जो इसमें एक बॉडी है जो टेररिज्म को काउंटर करती है, तो उसके लिए क्या बोला जाता है उसको? रैट्स उसको बोला जाता है. रैट्स, ठीक है. रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर. तो इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल ताशकंद, तो यहाँ पे है, ठीक है. तो ये सारे फैक्ट याद रखना है. बाकी जो इनके जो मेंबर है उसको ट्रक से पिक करके स्कूल ले गए, ठीक है. ट्रक TRUC के ट्रक से पिक करके स्कूल ले गए, ठीक है. तो ये सब याद रखना. पिक से पाकिस्तान, इंडिया और चाइना हो गया, ठीक है. वो के से हो गया किर्गिस्तान, ठीक है. तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो देख लेते हैं. मार्केट सर्जेस आफ्टर रिपोर्ट से अमेजोन लुकिंग एट 40% इन रिलायंस रिटेल, ठीक है. तो अभी आपने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया की लार्जर रिटेलर कंपनी है रिलायंस रिटेल, तो उन्होंने जो सेकंड उनकी जो राइवलरी जो कंपनी थी फ्यूचर ग्रुप, उसको एक्वायर कर लिया था, उसके एसेट्स को. अभी यहाँ पे दूसरा रिलायंस रिटेल मतलब उसमें अमेजोन क्या देख रहा है? अपने शेयर्स देख रहा है. 40% वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. एंड उत्तर प्रदेश मोर देन हाफ ऑफ NSA अरेस्ट दिस ईयर वर फॉर काउ स्लॉटर, ठीक है. तो NSA आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है ये मतलब किस लिए था? इसको ये जब भी NSA लगता है तो NSA में आपको क्या किया जाएगा? विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा. 12 मंथ से तक के आपको इससे भी ज़्यादा सज़ा भी हो सकती है. आपको बताया नहीं जाएगा क्यों किया जा रहा है, ठीक है. और इसमें क्या होता है तो अभी ये बताया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के जो जैसे गैंगस्टर एक्ट है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा जो है काउ स्लॉटर को लेके ये यूज़ हुआ है, ठीक है. तो 1716 केसेस अंडर यूपी प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट, ओवर 4000 अरेस्टेड, ठीक है. एंड यूपी के जो गैंगस्टर एक्ट था उसमें 2314
1984 ही हुए। गुंडा जो एक्ट, गुंडा एक्ट अगेंस्ट 10742 और NSA अगेंस्ट 76, ठीक है। केसेस ओवरलैपिंग फिगर्स टिल अगस्त 2000, NSA टिल अगस्त 19। तो ये है। अब यहाँ पे ही 6 सितंबर को ये NSA जो था, ये एक पर्सन था, तो उसको एक्यूज़ किया गया था क्लाउस सॉर्टर में, बहराइच उत्तर प्रदेश में। तो तब भी ये दोबारा लगाता है ना। तो यहाँ पे एक बार NSA के बारे में देख लेते हैं। NSA इज़ अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ये तो बता ही दिया हमने कि मतलब क्या कर सकते हैं। जो भी अगर आपको ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि आप नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए कंट्री की थ्रेट बन सकते हो, सस्पेक्ट हो, तो आपको फ्यूचर क्राइम कमिट करने से पहले ही आपको कर दिया जाएगा, जेल में अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है, डिटेनमेंट कर दिया जाएगा। एंड आर्टिकल 22 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 3B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल लिबर्टी फॉर रीजंस ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। 22(4) जो है ये स्टेट को बोलता है दैट नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 months, ठीक है। तो जो यही सारी चीज़ें, बस इसमें बस यही याद रखना कि विदाउट वारंट अरेस्ट कर दिया जाता है। और ये सरकार को ज़्यादा पावर देता है, सेंटर और स्टेट को एम्पावर करता है कि वो क्या कर सकते हैं। जो भी प्रेजुडिशियल नेशनल सिक्योरिटी को लेके थ्रेट लगी तो उसको क्या कर दिया जाएगा, मतलब अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और पीरियड और कन्फाइनमेंट क्या होता है 12 months का, और इससे ज़्यादा भी एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नो बेसिक राइट्स, जो भी पीपल के जो डिटेन पीपल हैं अंडर NSA, उनके कोई भी बेसिक राइट्स नहीं होते। उनको राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीज़न फॉर द अरेस्ट, कि उनको क्या रीज़न है, किस रीज़न के तहत उनको अरेस्ट किया गया, ये भी उनको नहीं होता है, ठीक है। अंडर सेक्शन 50 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC का जो सेक्शन 50 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत उनको नहीं होता है, ठीक है। एंड under the NSA, person could be kept in the dark about the reasons for his arrest for up to 5 days and in exceptional circumstances up to 10 days, ठीक है। 10 दिन तक उसको नहीं बताया जाएगा कि क्यों अरेस्ट किया गया, बस वो जेल में रहेगा, ठीक है। उस पर NSA रखा हुआ है। तो ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। डे आफ्टर रेगुलेटर नोटिस सेरम सेज पॉजिंग ऑक्सफोर्ड वैक्सीन इंडिया ट्रायल्स, ठीक है। तो अभी जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ने जो वहाँ पे सेरम इंस्टीट्यूट है, अभी क्योंकि एस्ट्राजेनेका ने क्या कर दिया था, जो ग्लोबल ट्रायल्स थे वो बंद कर दिए थे UK में, क्योंकि एक केस आया था जहाँ पे सीवियर इलनेस देखने को मिली थी ट्रायल के बाद। तो उस टाइम पे हमारे सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे हेडक्वार्टर कंपनी है जिसकी, तो यहाँ पे बोला था कि हम अपने यहाँ पे ट्रायल जो है जारी रखेंगे। लेकिन अभी उन्होंने बोला है कि जब वो अपने जो ट्रायल्स है वो स्टार्ट कर देंगे, ग्लोबल ट्रायल्स, तो तब हम यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है एस्ट्राजेनेका। और यहाँ इनकी जो यहाँ पे इंडिया में जो वैक्सीन होगी वो किस नाम से है, कोविशील्ड, ठीक है। कोविशील्ड के नाम से आपको याद रखनी पड़ेगी, कोविशील्ड। और कोवैक्सीन जो है वो तो बताइए आपको, जो भारत और जो ICMR और जो पुणे के द्वारा जो बिल्ड की जा रही है ना, हैदराबाद बेस्ड इंस्टीट्यूट, वो है। यहाँ पे मैंने यही सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर दी हैं ना, इसको अब पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। द फिंगर 4 नकल इज कॉल्ड ग्रीन टॉप, है ना। ग्रीन टॉप उसको बोला जाता है वेयर द PLA ट्रूप्स आर स्टेशन फ्रॉम द पोजिशन दे हैव डोमिनेंट व्यू ऑफ इंडियाज धान सिंह थापा पोस्ट जस्ट वेस्ट ऑफ फिंगर 3 नियर द बेस एंड अबाउट 1 kilometer नॉर्थ ऑफ ग्रीन टॉप इज अनदर हाइट कॉल्ड पिम्पल, ठीक है, पिम्पल। तो द PLA हैज ऑक्यूपाइड दैट पोस्ट एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे भी किया हुआ है। और चाइनीज़ जो है कट ऑफ कर सकते हैं, और एक्सेस टू धान सिंह थापा पोस्ट वी हैड टू मेक श्योर दे वर ब्लॉक्ड नाउ अलॉन्ग द एंटायर फिंगर 3 रिज, ठीक है। तो इंडिया ने अपनी जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथन की हुई है। एंड फ्रॉम सम ऑफ वी हैव अ क्लियर साइट ऑफ फिंगर्स, तो हमने भी डोमिनेट किया है कुछ पोजीशन पे, जैसे कि हमें क्लियर साइट मिल रही है फिंगर 3 से, ठीक है। जैसे फिंगर 6 और फिंगर 7 जहाँ पे चाइनीज़ कंट्रोल में है, तो यहाँ का हमें क्लियर व्यू दिखता है कि ये लोग यहाँ पे क्या चीज़ कर रहे हैं। एंड देयर हैज़ ऑल्सो बीन कंसिडर्ड इंग्रेस इन द डिप्संग प्लेन, जैसे चाइना ने तो हमारा एक्सेस जो हमारी ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग होती थी उसमें काफ़ी हद तक उन्होंने रोक भी लगाई हुई है ना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। सून अ ग्रीन हेल्पलाइन टू एड्रेस वाइल्ड लाइफ ऑफेंसेस, तो देर इज़ अ नीड, है ना। हमें मतलब जैसे कितने भी हम देखते हैं कि जैसे कोई भी मतलब डॉग्स हैं, डॉग्स क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को मतलब परेशान कर रहे हैं, है ना। किसी को भी जैसे डियर है उनको परेशान कर रहे हैं, या फिर इधर उधर कुछ भी हो रहा है, या फिर लोग टॉर्चर कर रहे हैं किसी जानवर को, तो हमें समझ नहीं आता कि हम किस में कंप्लेन करें, तो हम सीधा पुलिस को ही कॉल करते हैं गूगल सर्च करके। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 24/7 एक हेल्पलाइन की ज़रूरत है, और ताकि मतलब एक प्रॉपर एक जो अथॉरिटी है कि किस पे जाना है अगर इस तरह की कुछ चीज़ होती है रिलेटेड टू ट्रीज लाइक प्रूनिंग और कटिंग ऑफ अ ट्री विदाउट परमिशन, है ना। बहुत सारे लोग जैसे पेड़ काट देते हैं, तो उनका भी समझ नहीं आता कि फॉरेस्ट
डिपार्टमेंट में करें, मतलब करते हैं कंप्लेन लेकिन ठीक से मतलब कुछ होता नहीं है। तो इसके लिए बोला जा रहा है कि ऑफिशियल एक होगा, ठीक है, ऑफिशियल क्या होगा, हेल्पलाइन, ग्रीन हेल्पलाइन होगी इसके लिए टू वाइल्ड लाइफ एड्रेस। एंड इफ इट इज़ अप्रूव्ड 5 स्टाफ मेंबर विल बी गिवन टू given to each division, south, west and north including east, and they will include members of the community such as snake catchers, है ना, तो snake catchers वगैरह जो लोकल कम्युनिटी होगी उनको भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट जो न्यूज़ है, लेट्स सी, पीएम लॉन्चेस मत्स्य संपदा योजना, सेज स्कीम विल डबल फिश एक्सपोर्ट्स इन 3-4 ईयर्स, ठीक है, तो 3 से 4 साल में ये जो फिश एक्सपोर्ट्स होता है उसको क्या कर देगी, डबल करने का इसका टारगेट है। और प्राइम मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया इनिशिएटिव, क्या है, मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। ये यहाँ पे 21 स्टेट्स जो होंगे अक्रॉस द कंट्री, ओवर ₹20,000 करोड़ विल बी स्पेंड, ठीक है, 20,000 करोड़ जो रुपीज़ है वो इस पर स्पेंड किए जाएंगे। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत ये है, यानी कि 5 सालों के लिए ये होगी 2020 से 21 और 2020-21 से 2024-25, ठीक है, 2024-25 तक, तो ये है। ओके, अब इसके लिए जो है यहाँ पे है 17,000 करोड़ आर बीइंग स्टार्टेड टुडे अंडर द स्कीम, सेवरल फैसिलिटीज हैव बीन इनॉग्रेटेड, ठीक है, पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, माधेपुरा, किशनगंज एंड समस्तीपुर यहाँ पे है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सच कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू प्रमोट फिशरीज इन द कंट्री। और जो गोल है उसको 3 to 4 ईयर्स में, मैंने बता दिया कि फ़िश का जो एक्सपोर्ट है उसको डबल करने की बात हो रही है। एंड थिंकिंग बिहाइंड लॉन्चिंग सन्ड्री स्कीम्स टुडे इज टू इंश्योर दैट आवर विलेजेस शुड बिकम इंडिया ऑफ 21st सेंचुरी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। और पीएम ने दूसरी जो स्कीम है वो भी लॉन्च की है, ठीक है, पोर्टल एक लॉन्च किया, ऐप लॉन्च की है, इनिशिएटिव फॉर फिशरीज, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, फिशरीज, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए है ई गोपाला ऐप। ई गोपाला ऐप किस चीज़ के लिए, फिशरीज, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए, विच विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, किस चीज़ से रिलेटेड, कैटल की केयर से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, उनकी हेल्थ और डाइट से रिलेटेड। द ऐप विल एबल कैटल ओनर्स टू बाय एंड सेल एनिमल्स एंड ये सब चीज़ें इसमें, ठीक है। ई गोपाला याद रखना है, और बाकी क्या याद रखना है, मत्स्य संपदा योजना 3 से 4 साल में जो फिश का एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत ये की गई है। मिशन डॉल्फिन आपको पता है कि मिशन टाइगर जैसे हमने किया था उसकी तरह पे हम ये करना चाह रहे हैं। यहाँ पे 18 डेज द हाउस मेन्यू ये दिया हुआ है कि क्या क्या हम करेंगे, प्रेजेंटेशन होगी, फिर डिस्कशन होगा, वोटिंग ऑन फर्स्ट बैच, सप्लीमेंट्री डिमांड्स होंगी, ग्रांट्स होंगी, है ना, फिर जो गवर्नमेंट के बिजनेसेस हैं, बिल्स है 23 न्यू बिल्स और 11 जो पेंडिंग बिल्स फॉर इंट्रोडक्शन जो है वो सब पास किए जाएंगे। 23 बिल जो थे मतलब कुछ जो ऑर्डिनेंस वगैरह जो पास किए गए थे उनको भी कंसीडर किया जाएगा। जो 2 बिल पास हुए थे राज्यसभा में, जैसे क्या था, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2020, तो ये भी कंसिडरेशन में होंगे, पास किए जाएंगे। फिर पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल है ना, तो जब ये सारे बिल होंगे तो उस पर हम पूरा जब ये डिस्कस हो जाएंगे, इन पे फाइनल जो बिल है उसको हम जब मतलब ये एक्ट बन जाएंगे तब हम इन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूज़ थी इम्पॉर्टेंट कि उत्तराखंड गिव्स इंटेल टेक टू विजिलेंस आउट ऑफ आरटीआई परव्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उत्तराखंड ने जो यहाँ की जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है ना, तो उसको क्या दे दिया है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का क्या दे दिया, टैग दे दिया है। अब जब कोई भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होती है, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन कोई बन जाता है, तो दैट मीन्स वहाँ पे आप आरटीआई फाइल नहीं कर सकते, ठीक है, ये एक्सक्लूड हो जाएगा राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सूचना का अधिकार आप नहीं ले सकते क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, आप इंटेलिजेंस से मतलब नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही चीज़ है, द गवर्नमेंट इशूड द नोटिफिकेशन स्टेटिंग दैट द गवर्नर हैज़ गिवन असेंट टू डिक्लेयर विजिलेंस डिपार्टमेंट एंड विजिलेंस एस्टैब्लिशमेंट एज इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किया है। एंड सेक्शन 24 ऑफ एक्ट स्टेट्स, ठीक है, जो इसका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का 24 सेक्शन है, वो क्या कहता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अमेंड द सेकंड शेड्यूल फ्रॉम टाइम टू टाइम, देयर बाय एडिंग, रिमूविंग और सब्स्टिट्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट। और स्टेट गवर्नमेंट को भी सिमिलर अथॉरिटी है एंड इज ऑथराइज टू एग्जम्प्ट एन इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट, ठीक है। तो ऑफिशियल गेजेट पे करके इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा है क्या ना। नेक्स्ट जो है मोदी अभी वेलकम
साइन इन ऑफ की डिफेंस एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जापान और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अभी ने आपको पता है कि अभी रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है कि वो स्टेप डाउन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ क्रोनिक इलनेस, ठीक है। तो उस वजह से वो क्या करेंगे, लेकिन अभी मतलब ऑफिस में रहेंगे वो सितंबर 2021 तक। ही विल स्टे ऑन अंटिल हिज पार्टी चूजेज अ सक्सेसर एंड विल रिमेन एन एमपी, ओके। तो शिंजो आबे के साथ हमारे जो इंडिया के रिलेशन थे जापान के पीएम के साथ, तो मतलब जापान के साथ अच्छे रिलेशन थे। और यहाँ पे एक एग्रीमेंट है जापान एंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ, और जो सो कॉल्ड इसको क्या बोले जा रहा है, अक्सा मतलब एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग अग्रीमेंट, ठीक है। तो ये क्या ऑन सितंबर 9 को हुआ। दिस अग्रीमेंट विल फैसिलिटेट द स्मूथ प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज बिटवीन सेल्फ डिफेंस फोर्सेज ऑफ जापान एंड द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। इट विल ऑल्सो प्रमोट क्लोजर कोऑपरेशन बिटवीन द फोर्सेज ऑन द ग्राउंड, देयरबाय कंट्रीब्यूटिंग फर्दर टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये है आगे के लिए, मतलब जो हमारी जहाँ पे हमारी फोर्सेस को जिबूती वगैरह में जो जापान के बेसिस है, नेवल बेसिस, वहाँ पे एक्सेस करने को मिलेगा। अ वैल्यूबल लीडर फॉर इंडिया, ठीक है। और ये था कि शिंजो आबे हैज़ बीन अ वैल्यूबल G7 लीडर फॉर इंडिया, फोकस्ड ऑन स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिलीवरेबल्स एंड नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय इंडियाज डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बोली थी। एंड नेक्स्ट जो न्यूज़ है, हाँ, यहाँ पे सेंटर साइट्स नो प्री सेंसरशिप नॉर्म, सुदर्शन न्यूज़ शो टू एयर टुडे, ठीक है। सुदर्शन आपको पता होगा, सुदर्शन टीवी काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हो गया। द चैनल हेडेड बाय सुरीश चौहान के, ठीक है। तो इनको क्लेम किया गया विंडिकेशन ऑफ इट्स स्टेंस एंड इट्स सेड इन, ये मतलब आज एक शो दिखाने वाले हैं अपने चैनल पे 8 PM पे, बिंदास बोल। लेकिन इनके चैनल को मतलब पहले ही ब्रॉडकास्ट होने से पहले ही बैन कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो न्यूज़ है, ठीक है, जो प्रोग्राम है कोड इंश्रेंट अंडर केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रूल 1994, और इसके अकॉर्डिंग देयर इज़ नो प्री सेंसरशिप ऑफ अ प्रोग्राम टेलीकास्ट ऑन टीवी चैनल्स, ठीक है। तो टीवी चैनल्स पे जो प्रोग्राम कास्ट हो रहा है उसमें कोई प्री सेंसरशिप का क्लॉज नहीं है, अदर देन फिल्म सॉन्ग और फिल्म प्रोमो और फिल्म ट्रेलर विच हैव टू बी प्री सर्टिफाइड बाय CBFC। तो ये मिनिस्टर ने कहा है। और नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं, फ्रांस बैक्स इंडिया कैंडिडेचर फॉर परमानेंट UNSC, ठीक है। तो फ्रांस आपको पता है कि राफेल को भी हमने अभी ये किया हुआ है ना। राफेल आपको पता है राफेल क्या है, इसको क्या बोला जाता है, स्क्वाड्रन एरो है ना, गोल्डन एरो, ठीक है। और फ्रांस बैक्स इंडिया, तो UNSC में जो है जो P5 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी है P5 में, एक तो आपका फ्रांस हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया USA, UK, रशिया एंड चाइना, ठीक है। USA, UK, रशिया एंड चाइना। तो यहाँ पे हमारा फ्रांस ने सपोर्ट किया है। एंड इंडियाज इलेक्शन एज मेंबर इन 2020-21 एंड 2022 रिप्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट टुगेदर अ कॉमन विजन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और इंडिया और फ्रांस की जो रिलेशनशिप है वो क्या है, रॉक सॉलिड एंड इट्स टाइम टेस्टेड, इट इज़ बेस्ड ऑन कॉमनैलिटी एंड ट्रस्ट। ये सब वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उनका कहना है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे है, नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन शोन बाय महाराष्ट्र टू बियॉन्ड 50% सेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 50% से जो ऊपर मतलब एक्सीड नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, ये है। और यहाँ पे जो बेंच थी उनका ऐसा कहना है, द कोर्ट सेड दैट इट रेजेज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 338B एंड 342A इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अंतर्गत फिर ये इसको ऐड किया गया था, ठीक है। अब जो 102nd अमेंडमेंट है वो क्या डील करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से, किसके, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसके। और आर्टिकल 338B जो है वो उसमें स्ट्रक्चर्स ड्यूटी एंड पावर्स है ऑफ द कमीशन, वाइल 342 स्पीक्स अबाउट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ टू नोटिफाई क्लास एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, ठीक है। तो इसमें ये पावर दी गई है 342A में, तो ये आपको पता होना चाहिए। और द बेंच वाज हियरिंग पिटिशन अगेंस्ट जून 27, 2019, बॉम्बे हाई कोर्ट की जो पिटिशन थी वो सुन रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, है ना। और यही आर्टिकल बस मेन इंपॉर्टेंट याद रखना कि 102nd अमेंडमेंट क्या डील करता है, किससे, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है NCBC, तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उससे डील करता है। 338B किससे डील करता है, जो कमीशन की जो स्ट्रक्चर ड्यूटीज़ एंड पावर्स हैं उससे। 342A जो है वो प्रेसिडेंट की पावर देता है टू नोटिफाई अ क्लास एज SEBC, ठीक है। तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, 3 आर्टिकल के बारे में हमने पढ़ा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे भीमा कोरेगांव के
से रिलेटेड न्यूज़ है, तो इससे आपको बस ये याद रखना है कि जो बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव था, मतलब एक वायलेंस हुआ था 2018 में, उसके बाद जो थे एल्गर परिषद जो था परिषद वाज ऑर्गेनाइज टू कमेमोरेट द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, ठीक है। तो 1818 में हुई थी, किसके बीच में हुई थी? बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द पेशवा फैक्शन ऑफ द मराठा, ठीक है। तो इनके बीच में 1818 में हुआ था, 1818 का नाम याद रखना है। अब क्राइसिस एंड सेफ्टी नेट, ये ईपीएफओ से रिलेटेड है कि ईपीएफओ मस्ट अलाइन इटसेल्फ विद इंटरेस्ट रेट इन ब्रॉडर इकोनॉमी, अवॉइड रिस्क, ठीक है। तो ईपीएफओ क्या है? जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है, अभी इन्होंने क्या किया है, जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, वो 2019-20 के उसको लोअर कर दिया है, और साथ में ये बोला है कि केवल 8.5% ही रहेगा, और जो बाकी का मतलब 0.35% है वो दिसंबर के लास्ट में दिया जाएगा। 3.5% में मतलब 3.5 जो परसेंट वो रहेगा, वो कितना रहेगा? लगभग 2700 करोड़ जो होगा वो दिसंबर जो लास्ट है उसमें दिया जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट टू द रिडम्पशन ऑफ इट्स यूनिट्स एज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ के थ्रू। अब जो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस जो प्रोविजंस एक्ट था 1942 उसको ये लागू करता है, और जो भी मतलब जो काम कर रहे हैं जो कर्मचारी या वर्कर्स हैं, तो उनके लिए क्या करता है, एक तरह से ये फ्यूचर जो फंड होता है उनको ये गारंटी करता है उसमें, ठीक है। तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईपीएफओ का जो 85% ये जो इनका जो रुपीज़ होता है ना, मतलब 85%, तो ये डेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। डेट इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे कि बॉन्ड्स में करेंगे या फिर डिबेंचर्स में करेंगे, और केवल जो 15% होता है ये किस में करते हैं, जो इनके इक्विटी इन्वेस्टमेंट होते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब जो शेयर मार्केट होता है, क्योंकि वैसे आपको पता है शेयर मार्केट्स जो है काफ़ी ज़्यादा अभी ये रिस्की हैं, लेकिन क्या होता है इसमें जो रिटर्न होता है वो बहुत अच्छा आता है, बेटर रिटर्न्स होते हैं इसमें, है ना। तो इसलिए इसमें करते थे, लेकिन कोविड-19 के चलते यही जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है ये नहीं आ पाया, तो इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया, इंस्टॉलमेंट में ये पे करेंगे, है ना। तो 1 नवंबर को भी ऑब्जर्व किया जाता है फाउंडेशन डे ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसमें जो प्रोविडेंट फंड जो स्कीम थी ये 1 नवंबर 1952 को क्योंकि स्टार्ट हुई थी, और ईपीएफ एक्ट के तहत, और इट्स जर्नी विद अ फ्यू लाख बेनिफिशरी। पहले इसके फ्यू लाख बेनिफिशरी थे, अब ये 4.5 करोड़, तो ये पहले का स्टेटस है। अभी जो मैंने अपडेट जो डाटा देखा है तो उसमें 6.55 लाख करोड़ इसके जो हैं बेनिफिशरी हैं, ठीक है। और 6 करोड़ मतलब, और कम से कम ये 19 करोड़ का जो अकाउंट्स है, मतलब पूरा उनको जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको देखता है 2016-17 की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और बाकी 10 लाख के जो करोड़ रुपीस का जो मनी है उसको क्या करता है, मैनेज करता है। और जून में इसके काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला, जो न्यू रजिस्ट्रेशन थे, जैसे फरवरी में कितने थे, फरवरी में थे 10.21 लाख रजिस्टर्स थे, है ना, रजिस्ट्रेशंस मतलब हुए थे, और जून में वो डिक्लाइन देखने को मिला, 6 लाख की न्यू रजिस्ट्रेशन हो पाए थे। तो ये सारी चीज़ें इससे हो रही हैं, मतलब जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसमें जो डिले की जो मेन रीज़न है वो यही है कि कोविड-19 के चलते ऐसा हो रहा है। और ईपीएफओ इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अंडरटेकन, ठीक है। ये है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 19.34 करोड़ अकाउंट्स, एनुअल रिपोर्ट 2016-17। और 15 नवंबर 1951 को क्या था, प्रोविडेंट फंड ऑर्डिनेंस भी पास हुआ था, और इट वाज रिप्लेस्ड बाय द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एक्ट 1952, ठीक है। सारा हम पढ़ ही चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट्स प्रोविडेंट फंड्स मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट विच एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। तो जो ईपीएफओ है वो किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो संतोष गंगवार हैं, शायद गंगवार ही हैं, ठीक है, जो श्रम मंत्रालय, श्रम मिनिस्ट्री। तो बोर्ड ऑपरेट्स 3 स्कीम्स, ठीक है, ईपीएफ स्कीम 1952 एंड पेंशन स्कीम 1995 एंड इंश्योरेंस स्कीम 1976, ठीक है। तो ईडीएलआई ईपीएफ स्कीम 1952 की, पेंशन स्कीम 1995 की, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते, यहाँ पे जो आर्टिकल है नॉर्थ सेंटर वर्सेस स्टेट्स, ठीक है। तो ये जीएसटी कंपनसेशन को लेके जो सरकार ने अभी बोला था कि ये कोविड-19 की वजह से, बिकॉज कोविड-19 एक्ट ऑफ गॉड है, तो हम क्या करेंगे, कंपनसेशन नहीं दे पाएंगे जो भी आपको लॉस हो रहा है, और आपको बोरो करना पड़ेगा स्टेट्स को। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, सुशील कुमार मोदी, ये बिहार के डिप्टी सीएम है, तो इनका ऐसा कहना है कि अभी जो है वो मतलब सेंटर को बोरो नहीं करना है, बल्कि स्टेट को ही बोरो करना है, क्योंकि आप कर सकते हो, आपके पास फंड है, सब चीज़ें हैं,
आप कर सकते हो, एंड द ओनली वे आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन इज़ बोरोइंग्स, ठीक है। लेकिन ये है कि बोरो कौन करेगा, तो ये यही कह रहे हैं क्योंकि फंड वगैरह सब कुछ है तो स्टेट को ही करना है। और ऐसा नहीं है कि जो लॉस ऑफ रेवेन्यू बोथ द सेंटर एंड द स्टेट जीएसटी वाइल द स्टेट्स हैव द कन्फर्म टू अश्योर 14% ग्रोथ, है ना, थ्रू द कंपनसेशन मैकेनिज्म। तो जीएसटी काउंसिल में ये डिसाइड हुआ था कि जो एडिशनल रिसोर्सेज होंगे इंक्लूडिंग बोरिंग फ्रॉम द मार्केट विच कुड बी रिपेड बाय कलेक्शन ऑफ सेस इन देयर 6th ईयर और फर्दर सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो काउंसिल ने ये एग्रीड किया था कि जो जो मतलब क्या होगा, ये काउंसिल का है डिसीजन, ठीक है। वाज दैट इज दैट काउंसिल एंड नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट शेल डिसाइड द मोड ऑफ रेजिंग एडिशनल सोर्सेज इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल। अगर कोई भी ऐसा शॉर्टफॉल वाला इवेंट होता है तो उस टाइम पे क्या करेगा, जो जीएसटी काउंसिल का सेक्शन 10(1) है ऑफ द कंपनसेशन एक्ट का, तो उसमें ये होगा कि दूसरे सोर्सेज से लिया जाएगा, ना कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे, है ना। 8th मीटिंग में ये कंपनसेशन फंड जीएसटी की बात हुई थी ऐसे। देन डिफिकल्ट सिचुएशन इज बोरिंग, ये भी पढ़ लिया हमने। देन क्या बोला है, जो आर्टिकल 292 है 1, ठीक है, आर्टिकल 292 का 1 mandates that the center can borrow on the security of the consolidated fund of India. It may be recalled that since the idea of providing compensation to the states from the consolidated fund of India was not agreed in the council, and ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है with the suggestion that government of India borrow on the basis of said CFI, है ना। और it is also not correct, ये भी सही नहीं है कि आप क्या करो, सीधा सीधा सेंटर को बोल दो कि आप बोरो करो और आपका कमिटमेंट है कि आप कंपनसेट करो स्टेट्स को, है ना, क्योंकि काउंसिल ने ही अग्रीड किया है कि वो क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो यही चीज़ें बस यहाँ पे बोली गई है कि जो आरबीआई है, आरबीआई की स्टडी में ये बोला गया है कि जो सेंटर के जो फंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। finance shows that the debt receipts of the all state has a percentage of GDP has over between 2.5% of 3.6% during the last 4 years and average level। तो उनको जितना मतलब वो खर्च कर सकते हैं उससे कम वो खर्च कर रहे हैं ना, और वो बोरो भी लेस कर रहे हैं, लीगली एंड फिनेंशियली वो कर सकते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे सीधा सीधा स्टेट्स को बोला गया है कि वो क्या करें, बोरिंग में इन्वॉल्व करें। इन द वन ऑप्शन द एंटायर शॉर्टफॉल कैन बी बोरोड इन वन गो वाइल ओनली द शॉर्टफॉल एट्रीब्यूटेंस टू जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन टू बी बोरोड, कि वो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल दें और क्या करें, वो कंपनसेट द स्टेट फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू। स्टेट शुड कम फॉरवर्ड, आगे आना चाहिए और ट्रू स्पिरिट दिखानी चाहिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, एंड दैट द काउंसिल हैज़ कम टू बी नोन फॉर दीज पास्ट फ्यू ईयर्स, है ना, जिसके लिए जानी जाती है काउंसिल। मॉनसून ट्विस्ट ये है कि जो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ रेन में भी ए प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया, अभी साउथ वेस्ट मानसून जो है रेनफॉल वो 6.6% सरप्लस हुआ था, ठीक है, और 6.3% मोर एरिया जो था अंडर खरीफ क्रॉप्स वो सोन की गई थी फार्मर्स के द्वारा लास्ट ईयर। रिटेल फर्टिलाइजर सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू अगस्त वर अप 33.6%। तो ये मतलब एक यही अभी जैसे हम सुन रहे थे डेजर्ट लोकस था, है ना, काफ़ी ज़्यादा आने वाला था, लेकिन उससे भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। बम्पर खरीफ हार्वेस्ट seems in the offing of on the top of the excellent rabi crop that helped the farmer sector 3.4% से ग्रो किया गया, जबकि हमारी जो ओवरऑल जो इकोनॉमी थी वो 22.8% से श्रिंक हो गई, है ना। लेकिन अप्रैल जून में जो जिस सेक्टर ने ग्रो किया वो केवल फार्म सेक्टर ही था, 3.4%। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि जो स्टोरी है इन द न्यूज़ पेपर हैज़ शोन इजंट अ सिंपल एज दैट, एंड जैसा हमको लग रहा है, तो वी शुड रीड बिटवीन द लाइन्स। ये बोला गया है कि हमें मतलब जो प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई कि मॉनसून अच्छा था, है ना, जो लेवल था मतलब जो एग्रीगेट लेवल था वो भी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड था विद ओनली 3 आउट ऑफ द कंट्रीज 36 मेट्रोलॉजिकल सब डिवीज़न रजिस्टरिंग डिफिशिएंट रेन्स। और लेकिन प्रॉब्लम जो है वो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो यहाँ पे ये बोला गया टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये होता क्या है कि दिस टाइम द मानसून अराइव्ड वेल इन टाइम, मानसून आया टाइम पे, रेंज जो थी 17.6% अबव नॉर्मल इन जून। हाउएवर जुलाई नॉट ओनली रिकॉर्डेड 97% डिफिसिट द होल ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो मेन लैंड है गुजरात का, वहाँ पे कम ही रेन देखने को मिली। एज अ रिजल्ट द अर्ली शोन क्रॉप एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट मॉइस्चर स्ट्रेस, बट देन द मानसून रिवाइव, थोड़ा मानसून सही हो गया था। एंड फ्लडिंग एंड वाटर लॉक्ड फील्ड्स इन द वेरी सेम एरियाज, द सोयाबीन, उड़द, ये सारी चीज़ों के लिए मतलब क्या हुआ, सही हुआ। इन शॉर्ट वाइल द करंट खरीफ सीजन प्रोडक्शन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बेटर देन लास्ट ईयर विच वॉज इम्पैक्टेड बाय द मानसून पुअर फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस।
बस यही है इसमें कि मतलब जो हमारा जो मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है मॉनसून इंडिया में। और जो वेस्टर्न कोस्ट है और जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है तो वहाँ पे जैसे 400 सेंटीमीटर की रेनफॉल होता है ना। लेकिन बाकी क्या होता है, बाकी रीजन में कहीं पे ड्रॉट होता है, जैसे राजस्थान और जो मध्य प्रदेश वाले रीजन है यहाँ पे इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है। ठीक है, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेरी करती है, इसी को टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ऑस्कर टू डाइवर्स, तो यहाँ पे बस एक नया मतलब पैरामीटर सेट किया जा रहा है कि ऑस्कर में कौन कौन सी मूवी आनी चाहिए, तो ये उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन एनएसडी के जो चेयरपर्सन है वो परेश रावल को बनाया गया है। ठीक है, परेश रावल हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। ठीक है, तो यहाँ पे भारत रंग महोत्सव भी होता है, एक बार देख लेते हैं। तो जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, ठीक है, ये संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा 1959 में स्टार्ट हुआ था एंड इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्कूल। 1975 में इंडिपेंडेंट स्कूल बन गया था। ठीक है, पहले ये क्या था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो भारतीय नाट्य संघ है उसके मतलब यूनेस्को के असिस्टेंट से बना था, एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली 1958। लेकिन बाद में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा ये क्या कर लिया गया था, टेक ओवर कर लिया गया था एंड इसको फिर मर्ज कर दिया गया था विद द न्यूली फॉर्म्ड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 1959 में बना, 1975 में इंडिपेंडेंट ये रहा और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ये आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड रीजनल रिसोर्सेज सेंटर जो है अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। और द फर्स्ट रीजनल रिसोर्सेज सेंटर इस्टेब्लिश हुआ था बैंगलोर में 1994 में। और जो भारत रंग महोत्सव है ये भी इसका ही एनुअल इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है, ये भी एनएसडी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है इसमें, यही इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो है यूएस स्पेस क्राफ्ट नेम्ड आफ्टर कल्पना चावला। ठीक है, तो यूएस का जो स्पेस क्राफ्ट है कल्पना चावला के नाम पे वो रखा गया है। नॉर्थरोप ग्रूमैन एंड अमेरिकन ग्लोबल एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी जो है उन्होंने अनाउंस किया है नेक्स्ट जो साइग्नस है कैप्सूल विल बी नेम्ड एट एसएस कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला के नाम पे रखा जाएगा। NG-14 स्पेस क्राफ्ट है फॉर्मर एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है स्पेस में। एंड ये NG-14 जो है मिशन लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा, एसएस कल्पना चावला कैप्सूल एंड शेड्यूल टू लॉन्च ऑन NG-14 मिशन अटॉप नॉर्थरोप ग्रूमैन एंटारिस रॉकेट फ्रॉम द मिड अटलांटिक रीजनल स्पेसक्राफ्ट मार्च से एट नासा वोलोप्स फ्लाइट फैसिलिटी वर्जीनिया ऑन सितंबर 29। ठीक है, तो ये लॉन्च होगा, तो ये याद रखना है। देन चाइना अप्रूव्स फर्स्ट नेसल स्प्रे कोविड-19 वैक्सीन फॉर ट्रायल्स। ठीक है, जो वहाँ की वनटाई बायोटेक्नोलॉजी फार्मेसी है बीजिंग की, तो उन्होंने ये मिलके हांगकॉन्ग के साथ मिलके बनाया है नेसल स्प्रे। देन व्हाइट हाउस टर्म्स नोबेल पीस प्राइज नॉमिनेशन वाज हार्ड अर्न। ठीक है, तो ये जो यूएस इजराइल की पीस डील हुई थी उसके लिए मतलब इनको नॉमिनेट किया गया था। जो फार राइट नॉर्वेन जो लॉ मेकर हैं क्रिस्टियन, तो उन्होंने इनको नॉमिनेट किया था नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। क्यों किया गया था, क्योंकि जो यूएई है, यूएई और इसराइल की डील कराने के लिए पीस डील, तो यूएई इज़ ओनली द थर्ड अरब कंट्री टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विद द जूइश स्टेट इसराइल नेबर्स, इजिप्ट एंड जॉर्डन बीइंग द अदर 2 अरब स्टेट्स टू रिकॉग्नाइज इसराइल। ठीक है, तो जॉर्डन और जो इजिप्ट है उसके बाद क्या है यूएई जो थर्ड कंट्री है डिप्लोमेटिक टाई जो स्टार्ट किया है। ठीक है, 9/11 जो है 2 आज उसकी एनिवर्सरी है। देन नेक्स्ट यहाँ पे बेरूत पोर्ट में एक्सप्लोजन हुए थे, आपको पता है लेबनान की कैपिटल है। 2750 जो टॉन्स का यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट मिला था। ठीक है, और फिर वो एक्सप्लोजिव वगैरह था, मतलब सही से स्टोर नहीं किया गया था सेफली, तो वो कम्बस्टेड आफ्टर अ फायर ब्रोक आउट इन द हैंगर वेयर इट वाज स्टोर्ड, ये था। देन चाइना पोम्पियो टेल्स आसियान टू स्टैंड अप एक्ट अगेंस्ट चाइना शंस इट्स फॉर्म्स। ठीक है, तो चाइना को ये बोला गया है कि मतलब जो ऑल्दो मतलब यूएसए का कोई क्लेम है नहीं साउथ चाइना सी में, लेकिन फिर भी बार बार वो बोलते हैं कि हम क्या हैं, एशियन जो कंट्रीज़ हैं, आसियन कंट्रीज़ उनके साथ हैं। तो आसियन कंट्रीज़ आप मुझे बता सकते हैं कि आसियन ग्रुप का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था और कौन कौन सी इसमें कंट्री हैं। ठीक है, इसकी जो 4 कंट्रीज़ है फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनेई, तो इन्होंने क्या कर दिया था, इनके साथ मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रेंजिंग टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है विद चाइना अलॉन्ग विद ताइवान ओवर द बिजी वाटरवे विद बीजिंग क्लेम्स ऑलमोस्ट इट्स एंटायरिटी। ठीक है, तो जैसे शारबोक शोल और बहुत सारे जो वहाँ पे पारेसेल जो आइलैंड है, ठीक है, आर्टिफिशियल आइलैंड जो क्रिएट कर रहा है, तो उनके साथ भी क्या है बहुत कॉन्फ्लिक्ट हैं। ठीक है, किसके, चाइना के। 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर भी बता देना और कंट्रीज भी बता देना। मंडेला लॉयर एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट डाइस, तो जोहान्सबर्ग में जो एंटी अपार्थाइड क्रूसेडर्स थे, नेल्सन मंडेला के जो पर्सनल लॉयर थे जॉर्ज बिजोस, ठीक है, तो 92 के थे, तो इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, डेथ हो गई अभी, क्या नाम है इनका, जॉर्ज बिजोस। ठीक है,
यहाँ पे जो 3 आर्टिकल थे, एक तो ये वन टाइम लोन रिकास्ट को लेके कि आरबीआई की जो एक्सपर्ट पैनल है उन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया है। तो एक कमेटी याद रखनी है बस यहाँ पे, ठीक है। क्या कमेटी है? कामत कमेटी। तो कामत कमेटी अगर आता है किससे रिलेटेड है, क्यों फॉर्म हुई थी, तो सिंपल बस याद रखना कि जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग को लेके, ठीक है, जो बैंकिंग सेक्टर में लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम को लेके कामत कमेटी सेटअप हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे जो सेंसरशिप बिफोर अ शो द लॉ रूलिंग्स, तो ये सब वही सुदर्शन टीवी के बारे में है कि ये बिग एक्सपोज करेंगे ऑन कॉन्स्पिरेसी टू इन्फिल्ट्रेट मुस्लिम ऑन गवर्नमेंट सर्विसेज, है ना, तो ये उसी से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो एक्ट है केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 का, इसका जो सेक्शन 5 है वो प्रिस्क्राइब करता है कि नो पर्सन शेल ट्रांसमिट और रीट्रांसमिट थ्रू अ केबल सर्विस एनी प्रोग्राम अनलेस सच प्रोग्राम इज इन कॉन्फॉर्मिटी विद द प्रिस्क्राइब प्रोग्राम कोड, ठीक है। और जो सेक्शन 19 है वो पावर देता है कि प्रोहिबिट कर सकते हैं उस ब्रॉडकास्ट को इन द पब्लिक इंटरेस्ट इफ द प्रोग्राम, अगर वो प्रमोट कर रहा हो किसी भी ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, कास्ट और कम्युनिटी और एनी अदर ग्राउंड व्हाट्सओवर, डिसहार्मनी और फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी, है ना, हेटेड और इल विल बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, रेशियल, लिंग्विस्टिक, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको बैन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रायर रिस्ट्रेंट की यहाँ पे बात की गई है। प्रायर रिस्ट्रेंट क्या होता है? इज प्रोहिबिटिंग द एक्सरसाइज ऑफ फ्री स्पीच, कि पहले मतलब वो चीज़ अभी तक आई नहीं है लेकिन उससे पहले ही आपने क्या कर दिया, उसको बैन कर दिया गया। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात की गई है कि ये क्या होती है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपको पता है एक्सप्रेशन हमारे आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट्स में इंस्ट्रेंट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और लेकिन यहाँ पे ये बोला गया कि सारे जो रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोले जा रहे हो, है ना। वो 19(2) में क्या बोला गया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का एक क्लॉज है, दैट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ द sovereignty and integrity of India, security of the state, public order and incitement or to any offense, ठीक है। तो ये चीज़ है। यहाँ पे जो ये आर्टिकल है, शुड यू डिप इनटू योर ईपीएफ, तो ये वही जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है, तो उससे आपको क्या हटना चाहिए, तो उसी के लिए ये बोला गया है, ठीक है। दिस वीक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड स्प्लिटिंग पेमेंट, ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट में होगी, 2 पार्ट्स में होगी, 2019-20 की पेमेंट 8.5%। तो रीसेंट डिसीजन ऑन ईपीएफ, व्हाट डज इट मीन, तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज अराइजिंग आउट ऑफ कोविड-19, तो वही उन्होंने बोला कि कोविड-19 की वजह से ऐसा कर रहे हैं। और 2700 करोड़ जो है वो मार्च मतलब दिसंबर के लास्ट में देंगे। तो शुड यू विड्रॉ योर फ्रॉम ईपीएफ, तो ये लिखा हुआ है कि नहीं, इट्स टोटली योर कॉल, है ना, डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड, या आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, या आपके अकॉर्डिंग है। मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या है, ईपीएफ अकाउंट से पैसा जो है वो निकालते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे से बात करना उसके बारे में पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है कि उनको ईपीएफ से पैसा निकालना पड़ गया, है ना। तो उनका क्योंकि एक सेविंग होती है बहुत सालों की। एंड पुलिंग आउट फंड्स फ्रॉम वंस प्रोविडेंट फंड शुड नॉट बी सीन एज अ टैबू, उसको टैबू के उसमें कंसीडर नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन एंड यू थिंक योर क्रेडिट हिस्ट्री में गेट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ इनडिसिप्लिन इन लोन रिपेमेंट, देन यू शुड गो फॉर ईपीएफ विड्रॉल, ठीक है। तो ऐसा विशाल जो धवन है, फाउंडर एंड सीईओ है प्लान हेड वेल्थ एडवाइजर के, तो उनका ऐसा कहना है। और दूसरी चीज़ ये कि जो अनएम्प्लॉयड है, मतलब हाउ मच कैन यू विड्रॉ एंड फॉर व्हाट पर्पस, तो 90 मोर देन 2 मंथ्स ईपीएफ ऑल्सो परमिट, मतलब विड्रॉल की जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, विड्रॉल कर सकते हैं यहाँ से। और होम रिनोवेशन के लिए, वेडिंग्स के लिए, चिल्ड्रंस के हायर एजुकेशन के लिए, इमरजेंसी के लिए। व्हाट विल बी द टैक्स लाइबिलिटी ऑन विड्रॉल, तो अगर किसी की जॉब चली गई है और वो करना चाह रहा है एक्सेस फंड को, है ना, तो तब इसमें टैक्सेस नहीं लगते बिल्कुल भी। दूसरा भी एक ही है कि इफ़ वन विड्रॉज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years ऑफ सर्विसेज, टीडीएस विल बी डिडक्टेड, ठीक है। 5 साल से पहले ही आपने इसको विड्रॉल कर दिया तो टीडीएस का कट होगा 10% के विड्रॉल पे। और लास्ट रिजॉर्ट ये है ना, स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट क्लोज टू ईपीएफ इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट इनकम। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।